नमस्कार सभी मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों को। मैं दीपक गौड़ आपके सामने और एक न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ आया हूँ। न्यूज़ तो नहीं बोलूँगा, हमारी लड़ाई है, जंग है जो लगातार लड़ी जा रही है। कल सुबह 9 बजे से चिल्लरखाल से देहरादून तक एक पैदल यात्रा होने वाली है और ये पैदल यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। यहाँ इस पैदल यात्रा में कम से कम 20 लोग पैदल जाएंगे देहरादून तक और बाकी जितने लोग इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं वो 12 तारीख तक या को देहरादून पहुंच जाएं और हमारा साथ दें। और देहरादून में जितने भी गढ़वाली लोग हैं जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, चाहे गढ़वाली हो, चाहे कुमाऊनी हो, चाहे सिख हो, जिस भी जाति के लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, उन सबको इस रोड की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये रोड कुमाऊँ को गढ़वाल से जोड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमारे आंदोलन को ज़रूर सपोर्ट करें। ये आंदोलन बहुत खास है और ये आंदोलन कुछ बदलने वाला है उत्तराखंड के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ ये आंदोलन कुछ बदलेगा उत्तराखंड के अंदर। ये आंदोलन उत्तराखंड में ये बदलेगा कि अब राजनेताओं को अपनी राजनीति करने का ढंग अब बदलना पड़ेगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई सालों से एक स्पेशल तरह की राजनीति यहाँ पे होती आई है कि चुनाव के समय में पहुँच जाओ, हाथ पैर जोड़ लो, महिला मंडल के पास चले जाओ, महिलाओं को अपने सपोर्ट में कर लो और आसानी चुनाव जीत जाओ। विकास की राजनीति अभी हमारे उत्तराखंड में नहीं होती है, लेकिन समय बदलता है और अभी समय बदल रहा है। अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है कि विकास कितना इम्पोर्टेंट है। अब जो भी राजनीति आगे चलेगी वो विकास की ही राजनीति चलेगी और इस आंदोलन ने बता दिया है कि अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, उसे बस विकास चाहिए और विकास की लड़ाई हो रही है। जितने भी लोग हैं कोटद्वार से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम में से किसी को भी सीएम पीएम नहीं बनना है मेरे भाई। हम लोग बस आपकी तरह आम आदमी हैं और हमें आम आदमी का दर्द समझ में आ रहा है। हम आम आदमी के साथ हैं और रोड बनाना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ डाउट्स जो लोगों के दिमाग में है उन्हें मैं आज थोड़ा सा दूर करना चाहूँगा। अभी कुछ देर पहले एक कमेंट आया था कि एनजीटी ने रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, आप क्यों जा रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा उसका जवाब आज देना चाहूँगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट है, क्या एनजीटी है, ये आपको पता होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए, जितने भी भाई लोग अभी सुन रहे हैं उससे बहुत ध्यान से सुनिए कि थोड़ा सा आप अपनी भारत की हिस्ट्री की तरफ जरा जाइए तो आपको कुछ चीज़ें मालूम हो जाएगी। उसके बाद एनजीटी का भी आंसर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट का भी आंसर दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि रोड कैसे बन सकती है और किस वजह से ये रोड नहीं बनी। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग आंदोलन में हैं तो उनको सही जानकारी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले अपने इतिहास की बात करते हैं। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। अगर आज़ादी से पहले की समय की बात करें, 1947 के पहले की बात करें, उस समय आज़ादी पाने के लिए दो अलग अलग गुट थे, एक नरम दल और एक गरम दल। इसके अलावा कुछ क्रांतिकारी लोग थे, वो सब लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और सभी लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबका पूरा योगदान है इस आज़ादी को पाने के लिए। लेकिन एक समस्या थी उस समय, भारत के में गरीबी थी, बहुत ज़बरदस्त गरीबी थी 1947 से पहले और ढंग से कपड़े भी नहीं थे हम लोग पास पहनने के लिए। तो उस समय की परिवेश में लोगों के पास पिस्टल खरीदने के पैसे नहीं थे। क्रांतिकारी में कुछ लोग थे, क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस तरह से जंग नहीं जीती जा सकती थी। ऐसे आज़ादी हमको मिलना थोड़ा सा कठिन था। अब ज़्यादातर लोग ग्रामीण थे, कृषि प्रधान लोग थे, तो उनके पास एक हथियार था। वो हथियार था अनशन करना, धरना देना। और ये हमको किसने सिखाया? महात्मा गांधी ने सिखाया हमें। उन्होंने बताया कि देखो, क्रांति करने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, एक पॉलिसी होती है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन महात्मा गांधी ने लोगों को सिखाया, अगर आप सरकार से कुछ लेना चाहते हैं तो आपको बस दृढ़ शक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए और सरकार से उसे हासिल कर सकते हैं बिना बंदूक के, बिना गोली के, बिना किसी को मारे और सत्य के राह पे चल के, अहिंसा करके उन्होंने करके दिखाया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसी वजह से महात्मा गांधी को भारत के अलावा अन्य देशों में भी पूजा जाता है। देखिए,
आप खुद सोचिए, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, पेट में खाना नहीं है, कुछ है नहीं आपके पास, तो क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से लड़ पाएंगे जिसके पास वो सब चीज़ें पहले से मौजूद है? थोड़ा सा मुश्किल है लड़ना। तो महात्मा गांधी ने सुंदर सी पॉलिसी चलाई, सिंपल पॉलिसी थी, हमें अंग्रेजों का विरोध करना है, उनका कोई काम नहीं करना है, हमें हर चीज़ में मना कर देना है, यानी हमें उनकी जो भी बातें हमसे कही जा रही हैं उनको नहीं करना है। हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे, हम अपना खाना खुद तैयार करेंगे, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के पास पैसे ख़त्म हो गए हम पर शासन करने के लिए धीरे धीरे, क्योंकि महात्मा गांधी ने धीरे धीरे उनका व्यापार चौपट कर दिया। ये बहुत बड़ा पॉइंट था जहां महात्मा गांधी ने सिखाया हमको क्या करना चाहिए। स्वदेशी का उन्होंने नारा दिया। 1905 में अब बात करें समथिंग 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया, यानी हम अपने कपड़े खुद बनाएंगे। ये बहुत बड़ा कदम था। आप खाली ये ना सोचें कि ये आंदोलन है, आंदोलन नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने सबको बताया कि अपने कपड़े खुद बनाओ, अपना चरखा लो, खुद कपड़े काटो। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ी क्रांति आएगी। आप बताता हूँ वो चीज़ क्या थी। यहीं से आपको हमारे आंदोलन पे इसका रिलेट करेगा बाद में। तो देखिए, ब्रिटिश लोग जब हम पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने हमसे बहुत सारा पैसा कमाया। वो पैसा कहाँ से कमाया? वो कमाया था कॉटन की वजह से, यानी कि रुई की वजह से, क्योंकि भारत में सुपर फाइन कॉटन मिलता था, वो वर्ल्ड में कहीं पे मौजूद था ही नहीं और बहुत सस्ते मात्रा में मिल जाता था। ये मान लीजिए कि 10 पैसे का कॉटन लेते थे, फिर उस कॉटन को ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ से टेरिकॉट का कपड़ा तैयार करके भारत में आके बेचते थे। तो वो 10 पैसे का कपड़ा 1 रुपये में बिक जाता था, तो उन्हें पूरा 90 पैसे का फायदा था। और ऐसे धीरे धीरे उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। कहाँ से आ गया? ब्रिटेन क्राउन के पास पैसा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, वो पैसा भारत से ही आया और उस कपड़े को वो अन्य देशों में बेचते थे भारत के अलावा, यानी हमारा ही पैसा हमसे लिया, हमें दे दिया और धीरे धीरे करके उनके पास ढेर सारा पैसा हो गया। इतना पैसा हो गया कि वो खुद की एक रेजिमेंट बना सकते थे, हम पे शासन कर सकते थे। महात्मा गांधी को ये बात समझ में आ गई बहुत जल्दी कि हम इनसे हथियारों से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी अकल लगाएं तो इनसे जीत सकते। तो वो पहला कदम था स्वदेशी आंदोलन। जब उन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए, कपड़ा पहनना और खरीदना इन लोगों से बंद कर दीजिए, अपना कपड़ा खुद बनाइए और जो भी कपड़े इनकी होली जलाइए। ये 1905 में हुआ। इससे क्या हुआ कि अब धीरे धीरे करके जो व्यापार था भारत में धीरे धीरे चौपट होने लगा। उनके पास उतना पैसा नहीं बचा कि हम पे शासन कर सके। बाकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पर ये हिस्ट्री का पहला कदम है, फर्स्ट कदम, जहां पे महात्मा गांधी ने बताया कि सरकार के खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं, बिना किसी को मारे, बिना किसी पे हमला किए, बिना कुछ किए भी हम अपनी चीजें पा सकते हैं। मैं और कब की बात कर रहा हूं? जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। सोचिए, अंग्रेजों का शासन था, उस जमाने की बात कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने हमको सिखाया कि कैसे हम अपनी मांगे सरकार के सामने रखें और कैसे उसे अचीव कर लें। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, हमारी जीत हुई, कपड़े की होली जलाई गई और हमारी मांगों को माना गया। तो ये पहली बार हमने दिखाया कि बिना हथियार के, बिना गोली के, बिना बंदूक के हम अनशन करके भी और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। ये महात्मा गांधी ने करके दिखा दिया। उसके बाद महात्मा गांधी की जो दूसरी विजय थी वो थी 1930 की। गजब थी भाई, क्या बोलूं इसके बारे में। मैं तो महात्मा गांधी का फैन हूं। 1930 में अंग्रेजों के पास पैसे खत्म हो रहे थे, जैसे मैंने बताया, उन पे पास कोई चारा था नहीं, न हमने कपड़ा खुद बनाना शुरू कर दिया था, उनका खजाना खाली हो रहा था, आज़ादी देने का टाइम आ ही रहा था। तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने बोला नमक पे टैक्स लगा दो, यानी जो नमक थोड़े से पैसे मिलता था उसको कीमत बहुत बढ़ा दी, यानी कि अब नमक वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे हों। सोचिए, जिन्होंने ये चाल खेली हमारे सामने। और फिर महात्मा गांधी ने उसका भी तोड़ निकाला। वो तोड़ क्या निकाला? महात्मा गांधी ने ये बोला कि हम नमक खाएंगे, अब हम खाएंगे नहीं, नमक को छीन लेंगे। और 1930 में हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन। क्या जबरदस्त आंदोलन था। महात्मा गांधी निकल गए अपना डंडा लेके बाहर, उनके पीछे हजारों लोग निकल गए। वही समय जो अभी हो रहा है, हमें रोका जा रहा है, वो उस समय भी हुआ। अंतर बस इतना है, उस समय जो पुलिस थी उस समय, वो ब्रिटिश की पुलिस थी, हमारी पुलिस नहीं थी। वो हमें गोली मारने को भी तैयार खड़ी थी, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और एक पूरा कारवां उनके साथ आगे बढ़ता रहा। और वो पहुंचे, उन्होंने नमक को अपने हाथ से उठाया अंग्रेजों सामने और उसे खा के दिखाया और बोला कि तुम में हिम्मत है तो हमें रोक लो, आप हमें मार सकते हैं,
हमें तोड़ सकते हैं पर हमारे विचारों को नहीं तोड़ सकते। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने वहाँ पे कि हमारे विचारों को नहीं, विचारों को कोई तोड़ नहीं सकता, इस बॉडी को तोड़ सकते हैं बस। और उसके बाद लोगों जो हमारे जो भारतीय किसान थे उन्होंने इसको अपने आंखों से होते हुए देखा कि महात्मा गांधी ऐसा कर सकते हैं और हमारे लिए लड़ सकते हैं और हम चीज़ों को अब छीन सकते हैं। तो वो जो भावना थी ना देश में धीरे धीरे डेवलप हुई कि आंदोलन करके चीज़ें छीनी जा सकती हैं, स्लो करके। और फिर पूरी जनता, फिर तो आप जानते हैं कि 1947 का भारत छोड़ो आंदोलन, तब तक तो तस्वीर बदल गई थी। सारे हिंदुस्तानी ये जान गए थे कि हम छीन सकते हैं, ले सकते हैं सब चीज़ें, और केवल क्या करके, अनशन करके, ना किसी को मार के, ना किसी को पीट के, ना किसी पे गोली चला के, ना डंडे मार के हम अपनी चीज़ें सरकार से मनवा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम ऐसे स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, और धीरे धीरे जनभावना इतनी स्ट्रांग हो गई कि 1947 में पूरा भारत का सैलाब आ गया रोड पे, आइए अब लड़िए हमसे, भिड़िए हमसे। और उसका अंत में परिणाम क्या आया, 1947 में हम आज़ाद हो गए। तो ये चीज़ होती है सत्याग्रह, ये चीज़ होती है अनशन करना, और ये चीज़ होती है धरना करना, और इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, याद रखना। अब आते हैं हमारे मुद्दे पे, क्यों हमें ये अनशन करना चाहिए और हमें धरना करना चाहिए, क्यों हमें देहरादून जाना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी ने यही बताया था हमको कि हमें जब चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो हमें फिर धरना देना चाहिए, सरकार के सामने प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब तो बहुत इजी है, क्योंकि अब जो पुलिस है वो हमारी है, सरकार किसकी है, हमारी है। वो हमें जान से नहीं मार सकती, ध्यान रखिए राइट, ठीक है। वो हमको जान से मारने का उनके पास कोई राइट नहीं है। वो बस यहाँ वहाँ भाग सकते हैं पर हमें मार नहीं सकते, हम पे डंडे बरसा सकते हैं, जान से नहीं मार सकते। जान से जाएंगे मारेंगे तो उनकी सरकारी चली जाएगी। यानी हम अभी भी वो काम कर सकते हैं जो उस समय हुआ था, और अभी का काम बहुत ईजी है। उस समय का काम महात्मा गांधी के समय तो शायद मैं भी नहीं कर पाता कि मैं अंग्रेजों सामने जाके खड़ा हो जाऊं और उनसे बोलूं कि नमक मैं खाऊंगा। अब तो कुछ भी नहीं है, हमारी सरकार है, सब कुछ हमारा ही है। तो हम बस लोगों को बताने जा रहे हैं कि हमें एक रोड चाहिए और ये हमारा हक है, और लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस का मैं आंसर देना चाहूंगा, क्योंकि इस आंदोलन के बारे में एक बात लगातार कही जा रही है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और अब ये रोड नहीं बन सकती। कुछ लोग इसी वजह से आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। तो इसका मैं आज खुलासा करना चाहूँगा। वैसे तो मैं एक वीडियो बनाने वाला था पूरा का पूरा, और पर मेरा एडिटर भाग गया। इसकी भाग नहीं गया मतलब उसमें समय नहीं है, तो वीडियो अपडेट नहीं हो पाया। लेकिन अब समय आ गया है, अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो मुझे बात अब यहाँ पे बता देनी चाहिए थी। वीडियो अब बनता रहेगा जब बनेगा। देखिए, एनजीटी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है इस अनशन में। जितने लोग भी अनशन करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पता ही नहीं है हम लड़ाई किसके खिलाफ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो जीतेंगे कैसे। ध्यान रखिए, हमको सबको पता है कि ये रोड हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, थोड़ी सी पिक्चर मैं आपके साथ खोलना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए, जो ये मामला है रोड बनने का, ये बहुत डिफिकल्ट था, ये इजी तो नहीं है, बहुत कठिन है। मैं आपको साफ साफ अब बताना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर पिक्चर। अगर कहीं पर नेशनल पार्क है या वन्य जीव विहार है, तो वहाँ पर अगर बफर जोन घोषित किया जाता है तो वहाँ पे ब्लैक टॉप रोड नहीं बनाई जा सकती है। ये पूरे भारत की बात है, यहाँ की बात नहीं है, पूरे ऑल इंडिया की बात है। वहाँ पे रोड बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। सुनना, अभी आगे आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ भी आएंगी यार। यहाँ ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आगे कुछ अच्छी न्यूज़ भी आएगी। ये तो भारत का लॉ है, लेकिन आप इस लॉ को चैलेंज कर दिया उत्तराखंड ने। कैसे, मैं आपको समझाऊँ। देखिए, जब भी किसी जंगल के अंदर रोड बनानी होती है, जब हमको बनाने की कोशिश हम करते हैं, तो कुछ नियम फॉलो करने होते हैं। पहला नियम ये है कि हम सबसे पहले प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, एक लेटर लिखते हैं, उनसे अपील करते हैं कि हमारे जंगल में हमको रोड बनानी है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री हमको अनुमति दे देते हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया, या उसके बाद हमारी राज्य सरकार उस वन क्षेत्र में जाती है, उनके जो भी मंत्री हैं जाते हैं और वहाँ पे जाके बात करते हैं। उसके बाद अगर वन अधिकारी हमको अनुमति देता है कि यहाँ पे रोड बना सकते हैं, तो रोड बन जाती है। ये सिंपल पैटर्न है। अब ध्यान रखना, ये पैटर्न पूरा हो गया था उत्तराखंड में, यानी बफर जोन होने के बावजूद भी हमें परमिशन मिल गई थी कि हम यहाँ पे रोड बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बफर जोन का जो खेल है, एनजीटी का खेल है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये परमिशन हमको मिल गई थी 2019 से पहले कि आप इस मार्ग को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। हमें पूरे भारत में पहली बार होने वाला था कि ऐसी परमिशन हमें मिल गई थी और हम इस रोड को बना सकते थे। देखा, अब आपको दुख भी होगा, जो कुछ होगा उसको सुन के आपको लगेगा कि किसकी गलती है कि रोड क्यों नहीं बनी। ये बहुत बड़ा खुलासा है।
चूंकि हमें परमिशन मिल गई थी, हम रोड बना सकते थे, खुशियाँ मतलब खुशी से सब लोग खुश हो गए थे, चहक गए थे कि रोड हमारी बन जाएगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि रोड नहीं बनी। जब हमें भारत सरकार से परमिशन मिल गई है, हमें राज्य सरकार से परमिशन मिल गई है, हमें वन विभाग से परमिशन मिल गई है रोड बनाने की, ऐसा क्या हुआ और किसकी गलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपने सब ने देखा होगा कि यहाँ पे रोड बन रही थी। ये जो रोड है टोटल 12 किलोमीटर की रोड है, जिसमें 4.7 किलोमीटर का एरिया चमरिया मोड़ से लेकर सिगड्डी स्रोत तक का एरिया, ये है 4.7 किलोमीटर का एरिया, यही बफर जोन के अंदर आता है। और ये बफर जोन के अंदर आता है तो क्या बात हुई थी, रोड कैसे बनेगी, वो जानना जरूरी है। इसके लिए गाइडलाइंस दी गई थी क्लियर, मैं बात कर रहा हूं 2019 से पहले, जब ये इस पे रोक नहीं लगी थी। ध्यान रखना, एक गाइडेंस दी गई थी कि यहाँ पे जो पुल बनेगा वो 8 मीटर से ऊंचा बनेगा। याद रखना, यहीं पे पूरा खेल बदला है, इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। सारा खेल अब किसके सर पे जाएगा वो आप समझना, आंसर आपको ढूंढना है। क्या गाइडेंस दी गई थी हमें कि जो हमारा ये जो एरिया है 4.7 किलोमीटर का, इस पे एक एलिवेटेड रोड बननी थी, यानी एक पुल बनना था, और पुल की जो हाइट थी वो 8 मीटर से ऊपर होनी चाहिए थी। ऐसे ही मान लें जैसे पुल हमारे बड़े बड़े पुल बनते हैं, कोटद्वार में 2 ही बड़े पुल हैं, वैसे पुल ये बनने थे, छोटे पुल नहीं बनने थे। सरकार ने आपको गाइडलाइंस दे दी थी, हमारे पास वो सूचना आ गई, हमारे पास तो नहीं लेकिन उस समय के जो राजनेता थे उनके पास सारी सूचना थी। अब देखिए कितना गेम में बदलने वाला है और आपको समझ में आएगा पिक्चर कि रोड क्यों नहीं बन पाई। अब पूरी गाइडलाइंस थी कि इतना ऊंचा पुल बनना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातें भी उसमें कही गई थी, वो शर्तें थी। दूसरी शर्त ये थी कि जो एरिया है ये राजाजी नेशनल पार्क का एरिया है और इसमें हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वैसे तो बहुत सारे एनिमल उनमें बताए गए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एनिमल है वो है हाथी। हाथी की एक फैमिली होती है, एक हाथी के साथ 12-12, 15-15 हाथी भी साथ में चलते हैं, तो उनके निकलने के लिए एक बड़ा पास होना चाहिए जिससे उनकी फैमिली निकल जाए आराम से। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे पूरा खेल रुका हुआ है। और एक बड़ी फैमिली को निकलने के लिए बड़ा एरिया चाहिए होता है, अगर छोटा पुल बनाएंगे तो फैमिली नहीं निकल पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश, और मतलब सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, उस समय जो 1972 का वन जीव अधिनियम है उसके तहत ये बात कही गई थी कि यहाँ पे बड़े बड़े गलियारे बनाए जाए, यानी पास बनाए जाए, चाहे पुल के नीचे पास हो चाहे हाँ, एक और बात बोला गया था कि हर 1 किलोमीटर के अंदर 250 मीटर का पास होना चाहिए, जिससे जानवर आर पार निकल सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको पास बनाने थे जो कि गाइडलाइंस थी। एक तो पास बोला उन्होंने फैमिली को निकलने के लिए, और दूसरी पुल की जो ऊंचाई है 8 मीटर से ऊपर होनी चाहिए। अब आप देखिए, अगर आप उस रोड पे कभी जाइए और जो पुल बन रहा है उसको ध्यान से देखिए तो वो 8 मीटर से ज्यादा, आपको लगता है कि वो पुल 8 मीटर का है? कहीं से वो पुल 8 मीटर का नहीं है। 8 मीटर का पुल बहुत ऊंचा होता है। तो अब जब सब कुछ हमारे पास था, हमको सारी गाइडलाइंस मिल गई थी, सब हमारे पास था, तो अब आप सोचिए कि किसकी गलती है कि पुल नहीं बना, तो कौन इसमें जिम्मेदार है। अब एक और बात, दिल्ली के अंदर एक वन्य जीव संरक्षण करता है, उनकी बुराई बिल्कुल मत कीजिए, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उन्हें आप हमेशा सही बोलिए। उन्होंने इस सबको देखा और उन्होंने एक पीएलआई दाखिल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है ये वन्य जीव के लिए खतरा है। मैं उस व्यक्ति को दोष बिल्कुल नहीं दूंगा, उसका वो काम है वन्य जीव को बचाना, हम भी चाहते हैं, हम भी उत्तराखंड के लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो। तो उस आदमी ने, रोहित चौधरी ने, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ये पीएलआई डाली। जब उसने पीएलआई डाली तो इसकी जो सुनवाई हुई ईसीसी के अंदर हुई, ईसीसी समथिंग कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी। तो सुनवाई होने के बाद यहाँ पर उस पर निरीक्षण करने के लिए लोग आए और उसमें पाया गया कि ये जो पुल बन रहा है वो ढंग ढंग से नहीं बन रहा है, और यहीं पे आता है एनजीटी। फिर एनजीटी बीच में आता है और इस पर रोक लगा देता है। अब कहानी की दूसरी पिक्चर सुनिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये काम गाइडलाइंस के हिसाब से होता, कब? 2019 में जैसी गाइडलाइंस दी गई थी, तो क्या लगता है कि आपको पुल रोकने से सरकार आपको रोकती? सरकार तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपको रोकती, या कोई रोहित चौधरी इस पर रोक लगाता? अगर हाथी के लिए प्रॉपर पास होता, आपका प्रॉपर रास्ता होता, पुल की हाइट 8 मीटर से ऊपर होती, तो ये पुल उस समय ही बन जाता। ये पुल 2019 में बनके तैयार हो जाता। भाइयों, ये इतनी बड़ी मिस्टेक है जो आपको बता नहीं सकता। अब ये मिस्टेक किसकी है ये आप समझिए। उस समय कौन पॉलिटिशियन था, क्यों उसने पुल को छोटा बनाया? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब आपके पास सिंपल सा है, जब हम अपना मकान बनाते हैं, 1000 बार मैं बोलता हूं, जब मकान बनता है तो उसका एक नक्शा बनता है। जब नक्शा तैयार होता है तो उस नक्शे के हिसाब से पूरा मकान बनाया जाता है, और जब नक्शे के हिसाब से पूरा मकान बनाया जाता है तो फिर अब सरकार के पास, आपको लगता है कि इंजीनियर नहीं थे? कि सरकार के पास क्या पढ़े लिखे लोग नहीं थे? मैं आपको बताऊं, सरकार के पास टॉप क्वालिटी
लोग होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं, टॉप क्वालिटी इंजीनियर होते हैं, सब उनके पास अवेलेबल था। तो इस पुल को छोटा बनाने की जरूरत क्या थी, उस गाइडलाइन को तोड़ने की जरूरत क्या थी? यहीं पर पूरा खेल है कि आपकी रोड क्यों नहीं बन पाई। ये रोड अभी जो आप मांग कर 2025 में, ऐसे तो 2019 में बन जाना चाहिए था। अब जब आप काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, सरकार की गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं, इसकी वजह से इस पर रोक लगी। अब हो सकता है कि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हो, जबकि सबको पता है उत्तराखंड है, यहाँ के राजनेता कैसे हैं। आप छोटा सा पुल बनाइए और बहुत सारा पैसा बचाइए, उसे अपने पॉकेट में रखिए। अब जो मैं किसी का नाम तो नहीं जानता, इतनी रिसर्च मेरे पास नहीं है, इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं उस आदमी की जगह होता तो मैं पुल को सही तरह से निर्माण कराता और 2019 में पुल बना के दिखा देता, और मुझे कोई रोक भी नहीं पाता, कोई रोक भी नहीं पाता। 2019 में यहाँ के पुल मिल जाता, और कितनी परेशानी है लाल ढाक की जनता को, कोटद्वार की जनता को उसी समय निजात मिल जाती। अब बताइए इसमें किसकी गलती है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गलती है, क्या एनजीटी की गलती है, या रोहित चौधरी की गलती है, या फिर जो हमारे राजनेता थे उस समय, या उनकी गलती है? बताइए आप मुझे, किसने ढंग से काम नहीं किया? ये आप पे छोड़ता हूं मैं ये क्वेश्चन, आप दिमाग में विचार बनाइए। जिनकी आप अभी गुणगान करते आ रहे हैं कि उन्होंने ये पुल बनाना स्टार्ट कर दिया था, उनकी वजह से रुक गया ये काम। अब ये बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, या पैसे को बचाने हो। अब क्योंकि ये बात मैं नहीं मानता कि उनके पास पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, उनके पास टॉप क्वालिटी इंजीनियर होंगे, सब कुछ ऐसा होगा, उन्हें गाइडेंस पड़ी होंगी, तो फिर कैसे ऐसे छोटा पुल क्यों बनाया? और जून 2019 में इस पुल को रोक दिया गया, और तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं और हम रोड की डिमांड क्यों कर रहे हैं। देखिए, रोहित ढोंडियाल एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा। उन्होंने एक बयान दिया था कि यहाँ के नेताओं को जो कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस चल रहा है, यहाँ की फाइल के बारे में नंबर भी पता नहीं है। आप सोचिए, जो राजनेता जिनको ये केस लड़ना चाहिए था, वहाँ पहुँचना चाहिए था, और हमारे उत्तराखंड में एडवोकेट जनरल भी होते हैं जो राज्य के लिए केस लड़ते हैं, वो टैलेंटेड लोग होते हैं। एडवोकेट जनरल जो होता है ना किसी भी राज्य का, वो छोटा मोटा लॉयर नहीं है, उस राज्य का सबसे बड़ा लॉयर होता है। हमारे पास अवेलेबल है। क्या वो कभी वहाँ केस लड़ने गए, या उन्होंने उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति वहाँ केस लड़ने गया? कोई जानकारी किसी को नहीं है। जब आपके पास फाइल नंबर ही पता नहीं है, तो किसने केस लड़ा, कहाँ केस लड़ा, किसको क्या जानकारी? ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में केस बदलते नहीं है। अगर एक अच्छा वकील हमें मिल जाता तो शायद हो सकता था कि आप बहुत पहले ही जीत जाते इस केस को, और रोड दोबारा बनना शुरू हो जाती। तो उन्होंने जब बता दिया कि यहाँ के राजनेताओं को तो फाइल नंबर ही पता नहीं है, तो कहाँ की लड़ाई, किसकी लड़ाई, और कैसे हम जीतेंगे? सरकार ने ढंग से काम किए ही नहीं। अगर एक ढंग का लॉयर रखा होता, कितनी पुरानी बात है 2019, अब क्या है 2025, तो ये लड़ाई आप बहुत पहले जीत गए होते, रोड बहुत सालों पहले बन गई होती। तो अब चूंकि हमें पता है कि सरकार ने ढंग से काम नहीं किया है, हाँ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा, सरकार ने ढंग से काम नहीं किया है, पहले भी नहीं किया। जब रोड के लिए पुल बनाना था, प्रॉपर उनको शेप देना था, तब भी नहीं किया। 2019 की बात कर रहा हूं, और अब भी ढंग से काम नहीं किया है। अब जनता के पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या हम बिना रोड के मर जाएं? हमारी एक पीढ़ी गई, दूसरी पीढ़ी गई, अगली पीढ़ी गई, और सभी पीढ़ी ऐसी रहेगी। तो मैं आपको बताऊं, आंदोलन बिल्कुल सही हो रहा है, और इस आंदोलन पे निशान लगाना और आवाज उठाना सबसे गंदी बात होगी। वैसा क्यों? मैं बताता हूं कारण। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने करके दिखा दिया था, लो भाई हम नमक, उन्होंने तो नियम बनाए थे कि हम नमक नहीं ले सकते, बट महात्मा गांधी ने लेके दिखाया, और आज हम नमक खा रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। जब उन्होंने 1930 में ऐसा कर दिया, तो हम इस समय ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अब जो भी आंदोलन चल रहा है, जितने भी लोग वहां जाएंगे, मैं भी जा रहा हूं भाइयों वहां तक, और जितने लोग भी लोग वहां पे जाएंगे, तकरीबन जितने लोग वहां पे पहुंचेंगे, तो सरकार पे एक प्रेशर बनेगा। बहुत जरूरी है जाना, वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसका एक फायदा होगा, सरकार पे एक प्रेशर बनेगा कि लोग रोड पे उतर आए हैं, अगली बार हमको वोट नहीं मिलने वाले हैं। जब सरकार को प्रेशर पड़ता है ना, सरकार बहुत सारे काम खुद करने लगती है। जब अच्छा खासा प्रेशर आएगा, अमाउंट प्रेशर की, यहाँ की जनता की तकलीफें दिखेंगी। और एक और बात, हमने इतने सारे वीडियो बना दिए हैं, आपके सामने होगा, मैंने यूट्यूब पे भी डाले हैं, मैंने फेसबुक पे भी डाले हैं, सब जगह डाले हैं। और मैंने किसी राजनेता का इंटरव्यू नहीं किया है, मैंने आम जनता का इंटरव्यू किया। ध्यान रखना, आम जनता को भाषण देना नहीं आता है, याद रखिए। जब हम उनका इंटरव्यू करते हैं, वो खुद डरे होते हैं हम क्या बोल पाएंगे क्या नहीं बोल पाएंगे, लेकिन
जब किसी को अपना दुख बताना होता है, अपनी परेशानी बतानी होती है, तो फिर किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, वो धड़ाधड़ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों ने लगातार बोला, 15 मिनट, किसी ने 20 मिनट, किसी ने 15 मिनट, इतने सारे इंटरव्यू हैं। और धीरे धीरे इन इंटरव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी कि ये मामला जनहित का मामला है, इससे पूरे लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। और ये बात अगर सही ढंग से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए किसी भी तरीके से, देखो हम तो लॉयर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन अगर कोई लॉयर मुझसे मिल ले एक बार, मैं उससे बैठ के इसके बारे में बात कर सकूं, उसे समझा सकूं कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, क्योंकि अब तो मुझे भी अब मुझे कह सकते हैं कि मैं भी लाल ढाक का हूं, अब मुझे कह सकते हैं मैं भी चिल्लर खाल का हूं, इतना मैं रह चुका हूं, तो सारी तकलीफें मुझे अच्छी तरह से मालूम चल गई है। अगर ये मामला ढंग से पहुंच जाए वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, और लोगों को दुख है वो पहुंचना बहुत जरूरी है, क्या परेशानियां हैं वो पहुंचना बहुत जरूरी है, तो फिर ये रोड दोबारा बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आ सकता है, दोबारा रोड बन सकती है। और इसी के लिए लोग जा रहे हैं 9 नवंबर को, कि सरकार पे प्रेशर बनाया जाए, थोड़ा सा मीडिया हाईलाइट हो जाए। हम लोग तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े लोग तो है नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं जो इस मामले को कवर ही नहीं कर रहे हैं, उनको ये मामला इंपॉर्टेंस दिख ही नहीं रहा है, उन्हें ना विकास दिख रहा है ना रोड दिख रही है। अगर उन्होंने इस मामले को कवर किया होता तो ये मामला अभी तक पता नहीं कहाँ पहुंच गया होता। हाँ, हम देहरादून जब जाएंगे, क्योंकि सीएम बहुत बड़ी चीज होती है एक राज्य के लिए, तो आपको मीडिया हाईलाइट करेगा, आप पेपर में आएंगे, आपको पेपर में आने से फिर कोई रोक नहीं सकता है, और आपका मामला सरकार तक पहुंचे, सरकार तक नहीं पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट तक ही पहुंचेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है पैदल यात्रा, और इसका जबरदस्त इंपैक्ट होगा। अगर सरकार तक सही तरीके से सही बात पहुंच गई तो सारा खेल बदल जाएगा, सारा केस बदल सकता है, दोबारा से रोड बनना शुरू हो सकती है। अंत में मैं आपसे थोड़ा सा और वार्तालाप करना चाहूँगा। बहुत ज़रूरी है जानना कि खाली रोड तक सीमित ना रहे, ये जो मांग है ये रोड से ज़्यादा विकास की मांग है, विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो पेज है विकास पे ही छुपा हुआ है। सब लोग 3 चीज़ मांग रहे हैं, अच्छा स्कूल दे दो यानी शिक्षा दे दो हमको, अच्छी रोड दे दो, अच्छा व्यवसाय दे दो या नौकरी दे दो हमको, जिससे हमारा घर चल सके। इन सब चीज़ों की मांग है। कोटद्वार बुरी तरह से इन तीनों चीज़ों में पिछड़ा हुआ है, इतना इसको पिछड़ा नहीं होना चाहिए था, और ये कोटद्वार के बुरे हाल हो गए हैं। तो सब लोग, कोटद्वार के सभी लोगों से मेरी अपील है कि रोड बनाई जा सकती है। ध्यान रखना, मैंने आपको सारा तथ्य बता दिया है, गलती हमारी नहीं है, गलती किसकी है? सरकारों की है, जिसने गलत तरीके से पुल बनाए। अगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के दे दिया जाए, मैं अभी भी कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अभी भी यही कह रहा है कि हम 8 मीटर से ऊपर का पुल बना देंगे, तो ना तो एनजीटी की प्रॉब्लम है, इसके बाद मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर राज्य सरकार ये लिख के दे दे सुप्रीम कोर्ट में कि हम 8 मीटर से ऊपर पुल बना देंगे, और हर 1 किलोमीटर के बाद हम 250 मीटर का पास देंगे हाथियों के लिए, तो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार तो नहीं कहूंगा मैं, सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे एनजीटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब सरकार देर लगा रही है, वो 8 मीटर से ऊपर का पुल बनाना नहीं चाहती है, पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं, जबकि नेशनल हाईवे बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, सबको जा रहा है, हमारे तो पेड़ भी नहीं कट रहा। ये रोड तो अंग्रेजों के जमाने की है, उसको रोक के अटका के रखा है। तो आप, जरूरी है जनप्रतिनिधियों को ये बात बताना कि 8 मीटर से ऊपर का पुल बनाइए, जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बनाइए, हमारा पुल कभी रुकेगा नहीं, सरकार आपको अनुमति दे देगी, जरूर देगी। और दीपू रावत जी, आपने क्या लिखा, क्या कल आप जा रहे हैं रैली में? बिल्कुल, जरूर जाएंगे, लड़ेंगे और अपने हक को हासिल करके रहेंगे। और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सब लोग इस आंदोलन में आइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और प्लीज सपोर्ट कीजिए इस आंदोलन को। अभी नहीं तो कभी नहीं, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लाल ढांग चिंगल खाल, रोड हमारा, रोड नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद आप सबको मेरा सुनने के लिए।